स्टार्ट करो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल। आ जाओ जल्दी से, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल। जल्दी जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लो। जल्दी से आके, फटाफट से आके। हेलो बेटा, हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल। चले चले जल्दी से आ जाइए और फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और आज हम क्या करेंगे, तो आज हम करेंगे भाई, हमने जो चैप्टर शुरू किया था निर्धनता एक चुनौती, इसका करेंगे। हाँ, आज पीपीटी है, कैसी लग रही है वाली है? अलग है पीपीटी तुम्हारे, अमित भैया अलग लेके आए हैं नीव के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, नीव बैच की एक नई पीडीएफ पीपीटी आ गई है तुम्हारी। कैसी लग रही है पहले ये बताओ, रंग रूप बढ़िया लग रहा है? ये बताओ, ये इंसान कैसा लग रहा है तुम्हें? बढ़िया लग रहा है, हैंडसम लग रहा है? हाँ, तो एक नई पीपीटी लेके आ गए। वॉलपेपर बढ़िया लग रहा है ना तुम्हें? अच्छा, बहुत। हाँ, तुम्हें बढ़िया लगना चाहिए बस। हाँ, बस यही करो। एग्जाम में वॉलपेपर वगैरह जो है उनसे ही नंबर आते हैं, बाकी तो कुछ मैटर करता ही नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए वो जो रंगोली होती है वो ज्यादा मैटर करती है कि भाई सर आज पीपीटी बड़ी बढ़िया लग रही है सर, अरे बहुत सर बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रही है, इससे और अच्छे नंबर आएंगे हमें। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लो। और आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हमने जो चैप्टर शुरू किया था गरीबी के बारे में बात कर रहे थे सर। हमारे बारे में, तुम्हारे बारे में, हम सब गरीब हैं भाई। गरीबी गरीबी के बारे में बात कर रहे थे। तो गरीबी का ये जो चैप्टर है इसको आज हम आगे बढ़ाएंगे और इसका आज लेक्चर नंबर दूसरा करेंगे हम। 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर, ठीक है ना? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए चलिए आगे हम बढ़े। बहुत गजब है। चलो, बहुत बहुत ही शुक्रिया आपका। तो बेसिकली नीव बैच की ही पूरी पीपीटी चेंज हो गई है और आपको हर बैच में अलग पीपीटी देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? चलिए, तो भैया ये बताओ कि कितनी पढ़ाई कर ली तुमने। अब मुद्दे पे आते हैं कि सर फालतू की बातें मत करो, ये बताओ कि पढ़ाई वढ़ाई में क्या चल रहा है आज, ये बताओ फटाफट से बताओ। क्या चल रहा है पढ़ाई में? सब बढ़िया चल रहा है? ये बताओ। क्या कह रहे हो सर? गरीब मत बोलो, अंबानी है हमारे पास 150 बीघा खेती है। अरे भाई साहब, गलती हो गई, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। तुम्हारे पास खेती है, तुम अमीर हो, कोई बात नहीं, हम गरीब हैं लेकिन। और गरीबी के बारे में पता तो होना चाहिए। हमारे देश में रहने वाले हर एक नागरिक को गरीबी के बारे में पता होना चाहिए कि गरीबी होती क्या है। सर मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं बहुत गरीब हूं, तभी तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा पा रहा हूं मैं। अगर अगर कोई अमीर टीचर होता तो ये चैप्टर अच्छे से कैसे पढ़ा पाता, तुम बताओ? नहीं पढ़ा पाता भाई, है ना? तो ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है? कि सर कैसी बातें कर रहे हो, एक तरफ गरीब बोल रहे हो, दूसरी तरफ बोल रहे हो कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं सर? या तो गरीब ना हो या फिर सब कुछ अच्छा ना चले, है ना? चले चले, पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही तो क्या गम है तुम्हारी जिंदगी में जिसको तुम छुपा रहे हो? क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? क्या गम, कुछ गम है? अच्छा, गरीबी का गम है तो वो तो ऐसे दूर नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी भाई। उसके लिए जमकर जो है तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं भाई, छोटा सा पुद्दू सा एकदम क्या करवा देते हैं, पोल करवा देते हैं भाई। और इस पोल में तुमको आंसर करना है कि पहला लेक्चर जो हुआ था अब तक जो भी मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया है वो तुम्हें समझ में आया है नहीं आया। उसके बाद हम आगे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे जल्दी से, फटाफट से। कोई गम नहीं है? अरे बहुत बढ़िया, ऐसे ही बच्चे बढ़िया लगते हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? चले चले, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। पहले ये बता दो, पहले हाँ, ईमानदारी से आंसर करना है। समझ में आया है तो यहां बोलना है, नहीं आया तो ना बोलना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार इस क्लास में आए हैं, उनसे मैं बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, बड़े लेट आए बेटा, बहुत लेट आए। अब एक काम करो, जितने भी पिछले लेक्चर पढ़ाए हैं वो देख लो सबसे पहले, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो चलो ठीक है ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अरे थैंक यू सो मच बेटा। अरे कितने प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट बच्चे। ओ हो। 91% बच्चों को समझ में आ गया। ये जो 8% जो ये मुस्टंडे जो हैं कहां छुपे हुए हैं, जल्दी से बताओ कहां हो? क्या नहीं समझ में आता तुमको? ये बताओ, क्या समझ में नहीं आता? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस लेक्चर को जो शुरू कर लेते हैं। लव यू टू बेटा। चलो ठीक है, तो भैया एक काम करते हैं, पहले लेक्चर को पहले क्या करते हैं हम, पहले हम रिवीजन करेंगे, है ना? 4 से 5 मिनट का रिकैप करेंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। उसके बाद जो भी नए टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेंगे। समझ में आया नहीं आया, इतनी चीजों को जो है पहले कंप्लीट करना है हमें, ठीक है? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो,
क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। चलो ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिछली क्लास की हम बात करें तो हमने एक चीज के बारे में बात की थी सर। किसके बारे में बात की थी सर? हमने जो है बात की थी निर्धनता के बारे में, गरीबी के बारे में। गरीबी का मतलब सिंपल सा मैंने क्या बताया था आपको? गरीबी का मैंने सिंपल सा मतलब बताया था कि जब आपकी जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं, जो जरूरतमंद आवश्यकताएं होती हैं, वो पूरी नहीं हो पाती, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम गरीबी बोलते हैं। अच्छा सर, जब हम बोलते हैं कि जो मूलभूत आवश्यकताओं की हम बात करते हैं, तो सर इन मूलभूत आवश्यकताओं में क्या क्या चीजें आती हैं भाई? खाने को खाना नहीं है ना, रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, सर पे छत नहीं है, तो ये सारी जो चीजें हैं, साफ सफाई नहीं है, बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, तो ये कुछ आपकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। जब मैं बोलता हूं मूलभूत आवश्यकताएं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसके बिना तो आपकी जो जीवन शैली है, आपकी जो जीविका है, इसके बिना नहीं चल सकती। ये चीजें तो होनी ही होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं मूलभूत। क्लियर हुआ? अच्छा, ये हमने बात कर ली थी, ठीक है। फिर हमने बात की कि भाई देखो कि सामाजिक विज्ञान की नजर से गरीबी क्या है सर। सामाजिक विज्ञान की नजर से गरीबी क्या है, तो आप देखोगे सामाजिक विज्ञान की नजर से अगर मैं निर्धनता की बात करूं तो वो दो चीजों से देखी जाती है। एक तो देखी जाती है वो आय से, आपका पैसा कितना है, और दूसरा मैंने बताया था आपको उपभोग से, कि आप कितना उपभोग करते हो। ये दोनों ही चीजें जुड़ी हुई हैं। जितनी आपकी अच्छी आय होगी उतना ही आप अच्छा उपभोग कर पाओगे। सिंपल सी बात है, जितना आपके पास पैसा होगा उतना ही आप चीजों को खरीद पाओगे। आपके पास पैसा नहीं है तो आप चीजों को कैसे खरीदोगे? आप जो है आईफोन का उपभोग करना चाहते हैं, है ना, आप जो है कुछ अच्छा अच्छा खाना चाहते हैं, पिज्जा बर्गर ये सब खाना चाहते हैं, इनका उपभोग करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है, आपकी आय ही नहीं है, कैसे लोगे आप? तो ये दोनों चीजें जो होती हैं वो सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से देखी जाती हैं। लेकिन आप देखोगे कुछ जो हमारे सामाजिक वैज्ञानिक जो है वो गरीबी के अलावा अन्य सूचकों को भी लेते हैं। जैसे कि हम बात करें कि कोई जो है अशिक्षित तो नहीं है ना, कोई कुपोषण का शिकार तो नहीं है, यानी कि उसको पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा है भाई, है ना, उसके शरीर में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, तो ये भी एक तरीके से आप देखोगे हमारे कहीं आप बोल सकते हो कि एक तरीके से गरीबी में भी आता है कि जब किसी व्यक्ति के पास ये सब चीजें नहीं होती। लेकिन मुख्य रूप से दो चीजें आती हैं जब हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से, एक होती है हमारी आय और दूसरा होता है उपभोग। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था? हाँ, फिर मैंने एक नया टॉपिक बताया था सामाजिक अपवर्जन के बारे में। सामाजिक अपवर्जन की अगर मैं बात करूं तो सामाजिक अपवर्जन क्या है कि जो समाज में अपवर्जन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको। जल्दी से बताओ फटाफट से, कौन बताएगा मेरे को अपवर्जन का मतलब क्या होता है? फटाफट से बताओ जल्दी से बताओ तो जल्दी से। अपवर्जन का मतलब मैंने बताया था, क्या होता है अपवर्जन का मतलब? महफूज मलिक, कोई बात नहीं बेटा, आप नए हो, आपका स्वागत है हमारी प्यारी सी क्लास में। हाँ कोई बात नहीं, अभी जो लेक्चर हो रहा है इसको ध्यान में तो रखो, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, वैसे भी 9वीं के बच्चों को ज्यादा कहां पढ़ाता हूं मैं। हाँ पहले मेरे को अपवर्जन का मतलब बताओ। अरे बोलो बोलो बोलो। हाँ, किसी चीज से दूर रहना, वंचित रहना ही इसको क्या होता है? हाँ हाँ, किसी चीज से वंचित रह जाना, दूर रह जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अपमान। नहीं होता वर्जित का मतलब यहां से अपमान का नहीं है, एक तरीके से किसी चीज से दूर हो जाना, या किसी चीज के आप बोल सकते हो किसी चीज से आपको वंचित कर देना, है ना। तो मैंने आपको बताया था जो गरीब लोग होते हैं ना सिर्फ उनको गरीबी का सामना करना पड़ता है, बल्कि समाज की जो मुख्य धारा जो होती है उनसे जो है उनको अलग कर दिया जाता है। जैसे आप देखोगे कि आपकी गली मोहल्ले में कोई भी फंक्शन होता है तो वहां पर बेचारे जितने भी झुग्गी झोपड़ी के लोग होते हैं उनको वहां पे आने की एंट्री नहीं मिलती। तो कहने का मतलब यह है कि ना सिर्फ ये लोग गरीब हैं, गरीबी की वजह से इनके पास वो जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए वो तो नहीं है, इसके अलावा समाज में इनको जो है अलग कर दिया जाता है, समाज में इनको पास भी नहीं आने दिया जाता। उसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है तुम्हारे आसपास और गांव में देखने को मिलेगा। गांव में जब आप देखते हो किसी की 13वीं, किसी की शादी, किसी की लगन होती है, तब आप देखते हो कि जो भी खाना वाना खा रहे होते हैं लोग, तो वहां पर जो तुम्हारे गांव के जो लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, तुम्हारे परिवार के सेम कास्ट के लोग हैं, उनको जो है उधर ही खिलाया जाता है। लेकिन जो थोड़ा सा हमारे जो अपवर्जित लोग हैं, है ना, जो हमारे ऐसे लोग हैं जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए, हमारे जो दलित भाई बहन जो हैं, इनको जो अलग बिठाया जाता है या फिर इनको बुलाया नहीं जाता। तो ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलती हैं। ये मैंने आपको जो है बताया था। कोई बात नहीं साक्षी यादव बेटा, समझ में नहीं आएगा ऐसे, पहले ये कानों को दिमाग में जो टोपी डाल के बैठी है उसको खोल के देखो पहले, उसके बाद ही समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा। वैसे पिछले लेक्चर में क्या कर रही थी ये बताओ? जब मैं पढ़ा रहा था पिछले लेक्चर में आई थी या नहीं आई थी? तो नहीं आता समझ में तो एक बारी, तो क्या दिक्कत है? 91% बच्चों को समझ में आता है। अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो किसमें कमी है ये बताओ? तुम में, मुझ में? हो सकता है मुझ में कमी है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा सोच के ही जब बैठ गई हो कि नहीं समझ में आएगा, तो कैसे भी समझ में नहीं आएगा। अब ये बताओ, इतना सिंपल चैप्टर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो जब ये टफ चैप्टर आएंगे तो ये तो तुम्हारे दिमाग में घुसेंगे ही नहीं। तुम्हें इतना जो बेसिक चीज है गरीबी, जो तुम अपने आसपास देखती हो वो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, तो तुम्हें क्या समझ में आ जाएगा? और ये सब छोड़ो, मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है, चलो ये तो फिर भी सरल चीजें हैं, तुम्हें साइंस कैसे समझ में आ जाती है? जब तुम्हें इतनी मामूली चीजें समझ में नहीं आती जो तुम्हारे आसपास दिखती हैं, जो तुम्हें आसपास चीजें दिखती हैं वो तुम्हें समझ में नहीं आती, तुम्हें मैथ, साइंस, बायोलॉजी ये कैसे समझ में आती होगी भाई? कैसे करोगे भाई तुम? ये बताओ, ये बताओ है?
जब तुम्हें, ये मैं बहुत ही सिंपल सा आंसर पूछ रहा हूं कि जब तुम्हें इतने सिंपल सी चीजें समझ में नहीं आती, मैं अपने सामाजिक विज्ञान को अगर मैं दूसरे विषयों से कंपेयर करूं तो बहुत सरल है मेरी सामाजिक विज्ञान। तुम चैटिंग में रहती हो, एकदम से ध्यान आता है, अरे 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 ये टॉपिक रह गया, अरे अभी काम करते हैं, चैटिंग बंद करते हैं, सर को मैसेज कर देते, सर को समझ में नहीं आ रहा। अरे यही करती, क्योंकि ध्यान से सुनोगी ना, तुम ध्यान से सुनोगी तो मैं एक एक चीज समझ में आएगी। तुम्हें नहीं समझ में आता कि टीचर को कितनी तकलीफ होती है कि जब वो दिल से पढ़ा रहा होता है, मेहनत से पढ़ा रहा होता है, सामने तुमने बस एक मैसेज कर दिया, समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया ऑनलाइन क्लास है, तुम्हारे अलावा हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं इस क्लास में। अब तुम यही सोच के बैठ गई हो कि नहीं समझ में आएगा सर, तो नहीं आएगा समझ में भाई, नहीं आएगा समझ में। चलो सॉरी सॉरी, ज्यादा गुस्सा हो गया, सॉरी सॉरी, माफ कर दो मुझे, सॉरी। अरे ठीक है ठीक है, अरे हो जाता है कभी कभी। अरे भैया बहुत सरल चीज पढ़ा रहा हूं मैं, गरीबी के बारे में बात कर रहा हूं। तुम बताओ कि तुम्हारे समाज में तुम्हें गरीब नहीं दिखते भाई? तुम कौन से अंबानी के इलाके में रहते हो बताओ? तुम अदानी अंबानी जहां रहता है वहां रहते हो कि तुम्हारे दूर तक कोई गरीब है ही नहीं? अरे सर जी ये शब्द ही नहीं पता था, हमारे घर में तो गरीब शब्द ही इस्तेमाल नहीं होता सर। अरे ऐसा तो है नहीं, हम सब मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से ही आते हैं भाई। तो मैं सामाजिक अपवर्जन के बारे में जब बता रहा हूं कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने गरीब हैं, गरीबी की वजह से उनको समाज से अलग होना पड़ता है, तो ये क्या समझ में नहीं आ रहा? इसमें क्या है ऐसी चीज जो समझ में नहीं आ रही, ये बताओ। सॉरी, ठीक है सॉरी। अरे भैया मैं ये नहीं पूछ रहा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं खराब पढ़ाता हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि बहुत नॉर्मल टॉपिक है। हाँ चलो कोई बात नहीं, अरे ठीक है, सेंटी हो जाते हो यार तुम लोग तो। चलो ठीक है, तो ये वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया था तुम्हें, क्लियर हो गया था? ये वाला टॉपिक क्लियर हो ना? हाँ, समाज में किस तरीके से अपवर्जन होता है। फिर मैंने आपको ये बात बोली थी, फिर एक जो नया टॉपिक पढ़ाया था कि असुरक्षित समूह कौन से हमारे देश में, हमारे देश में जो असुरक्षित समूह जो है वो कौन से हैं ये बताओ। एक लड़का कह रहा है सर सारी लड़कियां साउथ दिल्ली की। अरे भाई नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते साहब यार, ऐसे साउथ दिल्ली की नहीं है तो हो जाएंगे, क्या दिक्कत है भाई? साउथ दिल्ली क्या कोई भारत से बाहर है क्या? हमारे भारत में ही है, और क्या दिक्कत है? बेफालतू में साउथ दिल्ली को बदनाम कर रखा है तुमने, साउथ दिल्ली की लड़कियां, साउथ दिल्ली की हद है भाई। चलो ठीक है, अच्छा अब फिर मैंने एक आपको नया टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद टॉपिक मैंने पढ़ाया था असुरक्षित समूह। असुरक्षित समूह की मैं जब बात करता हूं तो आप देखोगे कि असुरक्षित समूह हमारे देश में वो समूह है जो एक तरीके से जिन पर गरीबी का खतरा ज्यादा मंडरा रहा है। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि एक महिला है, एक तो वो महिला है उसके साथ ऑलरेडी गलत हुआ है, ऊपर से वो गरीब है और ऊपर से वो दलित है। सोच के देखो कि उस महिला पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराएगा नहीं मंडराएगा? आप बताओ। एक महिला है, आप बताइए कि वो, एक तो वो महिला है, समाज ने वैसे भी महिलाओं को पीछे ढकेला है, महिला होने के अलावा वो क्या है सर? महिला होने के अलावा वो गरीब भी है, और गरीबी के साथ साथ वो दलित भी है। अब सोच के देखो उस पर क्या बीतेगी। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर गरीबी का खतरा जो है सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। सर ये लोग कौन से हैं? एक तो हमारे अल्पसंख्यक समूह है जो जिन पर गरीबी का खतरा ज्यादा होता है, और दूसरी बात आप देखोगे जो हमारे दलित भाई बहन जो हैं, इन पर गरीबी का खतरा जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। गरीबी का खतरा जो है इन सब पर सबसे ज्यादा होता है। आई होप आपको इतनी सारी चीजें बहुत अच्छे से जो है क्लियर समझ में आ गई होंगी। क्लियर हो ना? हाँ, तो जब किसी व्यक्ति को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ जा सकता है, जैसे मान चलो मैंने आपको बताया था कि कोई भूमिहीन मजदूर है, अब एक भूमिहीन मजदूर नौकरी करता है, अब उसको नौकरी में 18-20 हजार रुपए मिलते हैं। अब मान के चलो वो क्या है, वो एक भूमिहीन मजदूर है, उसके पास कोई भी भूमि नहीं है, वो नौकरी करता है और उसके घर में सिर्फ एक ही नौकरी करने वाला है। अब मान के चलो कि उसकी नौकरी चली गई तो क्या होगा सर? तो उसका पूरा परिवार जो है गरीबी की चपेट में आ जाएगा। अब ये समूह क्या है? ये समूह जो है आप देखोगे ये, इस पर गरीबी का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। क्लियर हो ना? हाँ, तो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो सामान्य रूप से आप देखोगे ना आर्थिक चुनौतियों का इसको भविष्य में सामना करना पड़ सकता है, और उसकी आर्थिक चुनौतियों से सामना करने की शक्ति नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। अब मान के चलो हो सकता है कि वो जो मजदूर है उसको जहां 15-20 हजार रुपए मिल रहे हैं, हो सकता है कि वो पढ़ा लिखा ना हो सकता है कि उसको कोई दूसरी नौकरी ना मिले, तो उस पर भी तो बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा है ना। हाँ, तो इन सारे लोगों पर आप देखोगे कि गरीबी का अच्छा खासा खतरा जो है मंडराता रहता है। क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ? चलिए अब ये थोड़ा सा देखो, ये मैंने उस दिन बता नहीं पाया था तुम्हें, ये एक तरीके से आपको आंकड़े दे रखे हैं, ध्यान से देखो इस आंकड़ों को, और इन आंकड़ों को ध्यान से देख के आपको पता लगेगा, आपकी किताब में भी दे रखा है, इधर पढ़ो आप, इधर लिखा हुआ है सामाजिक समूह है अलग अलग हमारे देश में, जिसमें आप देखोगे अनुसूचित जनजाति जिसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं, अनुसूचित जाति एससी बोलते हैं, है ना। औसत भारतीय निर्धनता अनुपात, ये औसत दे रखा है। ये क्या? ये सर एवरेज है, ये एवरेज है। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले
कि ध्यान से सुन लेना, लिख लेना कॉपी में लिख लेना कि 2011-12 के अनुसार 2011-12 के अनुसार भारत में जो निर्धनता रेट जो था, निर्धनता प्रतिशत जो था कितना था, तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा एवरेज निकल के आता है 22%। तो ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, तो लिख लेना कॉपी में किसी कि भारत में जो निर्धनता जो रेट है, निर्धनता रेट की हम बात करें, औसत की बात करें, औसत दर जो है निर्धनता की वो कितनी है सर, तो औसत दर जो है वो है 22%। एवरेज बता रहा हूं, कब का है बात, कब का बात है, 2011-12 जो आपकी किताब में दे रखा है। क्लियर हुआ, हाँ है ना, फटाफट से बताओ जल्दी से, हाँ ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अगर सोच के देखो कि हमारा जो औसत है पूरे देश में कितने लोग गरीब हैं, तो आप देखोगे 22%, ठीक है ना। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे समूह हैं जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, जैसे आप देखोगे अनुसूचित जनजाति, इनके जो लोग हैं तो आप देखोगे इनमें जो है 43% है ना। अनुसूचित जाति की हम बात करें 29% है। अगर मैं बात करूं जो अनियमित कृषि श्रमिक जो है, यानी कि आप देखोगे जिनकी नौकरी जो है एक तरीके से अनियमित होती है, कुछ पता नहीं होता, भूमिहीन होते हैं, तो इनमें आप देखोगे 34% है। अनियमित गैर कृषि श्रमिक जो कृषि का काम नहीं करते, जो गैर कृषि का काम करते हैं लेकिन उनका जो रोजगार है वो अनियमित है, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, इनकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, इसको हम बोलते हैं अनियमित, ठीक है ना। अनियमित की हम बात करें, अनियमित श्रमिक कौन से होते हैं, अनियमित श्रमिक वो श्रमिक होते हैं जिनकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती, आज है कल नहीं है, कोई परमानेंट नहीं होती, कोई भी उनको रोजगार से संबंधित सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती। तो आप देखोगे इन पर जो है 34% जो है गरीबी मंडरा रही है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हाँ। तो आपको यहां पर क्या याद रखना है, आपको सिर्फ ये वाला याद रखना है, ये वाला और ये दोनों भी याद कर लेना कि भैया हमारे भारत देश में जो अनुसूचित जनजाति जो लोग हैं इनकी गरीबी कितनी परसेंट थी 2011 में, तो 43%। जो हमारे भारत देश में अनुसूचित जाति हैं इनकी गरीबी कितनी थी 29%। और अगर मैं औसतन की बात करूं तो औसत ही निकल के आता है बेटा 22%। समझ में, पूरे भारत देश में कितनी गरीबी थी 2011-12 में, तो 22% थी। आज हमारे देश में गरीबी 15% से भी कम हो चुकी है। क्लियर हुआ ना, हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे है ना। तो फिर मैंने इसके बाद किसके बारे में बात की थी, गरीबी रेखा के बारे में बात की थी। गरीबी रेखा क्या है, तो गरीबी रेखा एक काल्पनिक रेखा है, और इस काल्पनिक रेखा की हम बात करें तो आप देखोगे कि काल्पनिक रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो हमने इसका निर्धारण करने के लिए आय और उपभोग ले लिया है। आय के आधार पर और उपभोग के आधार पर जो हम क्या करते हैं, हम गरीबी रेखा का जो है क्या करते हैं, एक तरीके से निर्धारण करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीजें हमने बता दी थी ऑलरेडी, है ना। फिर मैंने आपको विश्व बैंक के बारे में बताया था। विश्व बैंक जो होता है उसके अनुसार जो है अगर मैं किसी भी व्यक्ति की बात करूं, अगर वो $1.9 से भी कम में एक दिन का गुजारा करता है, $1.9 से भी कम में गुजारा कर रहा है, तो उसको गरीबी बोलेंगे। वर्ल्ड बैंक की 2010 की रिपोर्ट के अनुसार आप देखोगे भारत में 32.7% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। 2010 का डेटा है, और किसके अनुसार सर, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के अनुसार। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हुआ, चलिए। अच्छा, अब मैंने आपको यह भी बताया था भाई कि प्रति माह जो है आप अगर 4,080 रुपए से कम कमा रहे हो, और अगर आप कहां रहते हो सर, अगर आप देखोगे गांव में रहते हो 4,080 रुपए से कम कमा रहे हो तो आप गरीब हो। शहर में अगर रहते हो तो 5,000 या उससे कम कमा रहे हो महीने का, तो भी आप गरीब हो, है ना। कैलोरी की अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति को कैलोरीज की जरूरत होती है। तो अगर गांव में आप रहते हो तो आपको 2400 कैलोरी चाहिए, और अगर आप शहर में रहते हो तो आपको 2100 कैलोरी चाहिए। ये सब मैंने आपको जो है कल बता दिया था। तो इसके अनुसार जो आपका पूरा जो आप रिवीजन था वो पूरा हो गया, कंप्लीट रिवीजन हो गया आपका, कंप्लीट रिवीजन हो गया है आपका, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं भाई अपने नए टॉपिक के बारे में। जल्दी से बताओ, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब एक काम करता हूं, मैं ऊपर का जो है डिलीट कर देता हूं, हाँ ऊपर का डिलीट कर देता हूं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं करवा दिया है मैंने, है ना, ये मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। यादों की कैद में गिरफ्तार हो गया दिल, दर बदर इश्क में तार तार हो गया दिल, वे वजह नहीं मिलना तेरा मेरा रहनुमा रहनुमा रहनुमा, वे वजह नहीं मिलना तेरा मेरा रहनुमा रहनुमा रहनुमा। चलो ठीक है, अब पढ़ते हैं भाई आज का टॉपिक। सारे बच्चे जो हैं इस गाने के साथ में जो है सारे बच्चे क्या करेंगे, थम्स अप दे देंगे। और इसी के साथ हम क्या करते हैं, इसी के साथ हम अपनी इस प्यारी सी क्लास को जो है शुरू कर लेते हैं। रिवीजन हो गया भाई, हमारा रिवीजन हो गया, बहुत देर से रिवीजन कर रहे हैं भाई। हाँ 12-13 मिनट से हमने रिवीजन ही किया है।
चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरे शुक्रिया, बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया, आप सभी के प्यार ने जो है मेरी आवाज को इतना अच्छा बनाया है, कोयल जैसा, कोयल जैसा, कौए जैसी आवाज है। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए चलिए, तो आगे हम बढ़े, आगे बढ़े हम, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, जिसको नहीं पढ़ना वो जा सकता है। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, निर्धनता के अनुमान के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं सर? निर्धनता के अनुमान के बारे में हम जो है बात कर लेते हैं। एक मिनट, एक काम करता हूं मैं। दिल की बताई, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, निर्धनता का अनुमान। ठीक है सर, पढ़े ये टॉपिक, पढ़े। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, निर्धनता के अनुमान। अब यहां पे थोड़ा सा कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। अब देखो, अब यहां से जो चीजें शुरू हो रही हैं, यहां से कोई भी कॉन्सेप्ट वाली चीजें नहीं है, अब धीरे धीरे पढ़ते हैं आराम से। यहां से जो भी चीजें शुरू हो रही हैं उसमें आप ज्यादातर क्या देखोगे सर? तो उसमें आप ज्यादातर क्या देखोगे सर? ज्यादातर आप जो है एक तरीके से डेटा देखोगे। डेटा मतलब आंकड़े देखोगे, यानी कि यहां से जो चीजें शुरू हो रही हैं वो आपकी किताब से उठा के लाया हूं मैं, और एक तरीके से एनसीईआरटी के ही अनुसार है। सारी की सारी जो लाइनें हैं ये क्या है सर? ये एनसीईआरटी की ही अनुसार है। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब हम बात करेंगे निर्धनता के अनुमान। अनुमान की अगर हम बात करें तो आप देखोगे, पहली बात तो क्या है? पहली बात, कुछ चीजें सीखो आप। चीजें क्या सीखनी है? कि अगर मैं भारत में निर्धन लोगों की संख्या एवं उसके अनुपात की बात करूं तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको हम नाम देते हैं सर, क्या नाम देते हैं? इसको हम बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं HCR। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं हेड काउंट रेशियो, SCR। सर SCR होता क्या है? तो हमारे देश में जो भी निर्धन लोग हैं, यानी कि जो भी गरीब लोग हैं, इनकी जो संख्या है और इनकी संख्या का जो अनुपात है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैं फिर से बोलूंगा, उसको हम बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इसका हम क्या करते हैं? इसका हम आकलन करते हैं कि हमारे भारत देश में कि गरीब लोगों की जो अनुपात है वो क्या है सर। अच्छा, अगर आप तालिका 3.1 को देखोगे, अच्छा सर, तालिका 3.1 कहां दे रखी है? तो आपकी किताब में ही दे रखी है। किताब में आप देखोगे तो आपको ये देखो, ये देखने को मिलती है आपको, ये देखो, ये तालिका हमारी 3.1 है। अब इस तालिका को ध्यान से देखो, ये तालिका में जो भी कुछ लिखा हुआ है, इस तालिका का जो भी सीन जो है यहां पर दे रखा है, इस तालिका को पढ़ के आपको यह स्पष्ट होगा कि 1990 की दशक की अगर मैं बात करूं, 1990 की दशक, मैंने आपको कल भी बताया था, कल मतलब पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, दशक का मतलब क्या होता है? दशक का मतलब होता है 10 साल, यानी कि 1990 से 2000 तक, है ना? तो 1990 के दशक की मतलब 1990, 1991, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, फिर 2000, तो पूरी 10 साल की बात हो रही है। तो 1990 की दशक की अगर हम बात करें, इसके दौरान उपभोग व्यय आधारित निर्धनों का अनुपात 45 से गिरकर 37% हो गया। अच्छा सर, यानी कि गरीबी जो है धीरे धीरे कम तो हो रही है। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ, है ना? तो जो उपभोग था, उपभोग के अनुसार जो निर्धन थे, उपभोग की हम बात करें, हमारे भारत में जो उपभोग पर जो जितना खर्चा हो रहा है, व्यय का मतलब क्या होता है? व्यय का मतलब होता है खर्चा जो हो रहा है। तो हमारे भारत देश में आप देखोगे उपभोग व्यय आधारित मतलब कितना हम उपभोग पे खर्चा कर रहे हैं, है ना? जो भी हमारी निर्धनता थी उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है सर। कितनी आई है? तो आप देखोगे ये 45 से घट के, ये जो 45 से घट के कितना रह गया? 37% रह गया। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो थोड़ा सा हम देखते हैं भाई डेटा। आप डेटा देखोगे तो ये क्या है सर? ये आप देखोगे, ये क्या है सर? ये हमारे बहुत सारी हमारे भारत देश के राज्य दे रखे हैं। राज्य में आप देखोगे कि बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, केरल, है ना? और ये पूरा भारत है, ये पूरे भारत का है, ये पूरे भारत का है। ये डेटा कब का? याद रखो, ये डेटा कब का है सर? ये डेटा है 2019 से 21 का। 2019 से 21 की डेटा की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में जो गरीबी रह गई है, इसका अगर मैं अनुपात निकालूं तो कितनी है सर? सिर्फ 15%। सिर्फ 15%। 2011 में कितनी थी सर? 2011 में थी 22%। और 2019-20 की 21 की बात करें तो ये सिर्फ कितनी रह गई? आज पूरे भारत में सिर्फ 15% जो लोग हैं वही गरीब है। अगर मैं उपभोग के अनुसार बात करूं, जो उपभोग कर रहे हैं उसके अनुसार हमारी गरीबी जो है गिर चुकी है। बिल्कुल समझ में आया? हाँ है ना? फटाफट से बताओ। अच्छा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसमें देखूं, इसमें थोड़ा सा अगर मैं देखने की कोशिश करता हूं तो आप देखोगे कि बिहार की अगर मैं बात करूं, बिहार में अभी भी सबसे ज्यादा गरीबी है। ध्यान से देखो फटाफट से, 34% बिहार में देखो, उड़ीसा में 16, असम की हम बात करें, असम में 19, फिर मध्य प्रदेश में 21,
उत्तर प्रदेश में 23% जो लोग हैं वो अभी भी क्या है, गरीब है। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहां पर एक तरीके से हेड काउंट रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। हेड काउंट रेशियो का मतलब क्या है, अरे फिर से पढ़ लो, नहीं पढ़ पाए तो। हेड काउंट रेशियो का मतलब क्या होता है, गरीबों की संख्या कितनी है। अब ये संख्या जो है किसमें बताई गई है, परसेंटेज में। किसमें बताई गई है सर, ये संख्या जो है वो परसेंटेज में बताई गई है। समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बताओ। इतनी चीजें क्लियर हुई, हाँ। तो ये परसेंटेज में, अनुपात में जो है गरीबों की संख्या बताई गई है। तो अलग अलग 34%, 16, 19, 20, 21, 23, 8। सबसे कम कहां पर है, तो आप देखोगे सबसे कम है केरल में। केरल में मात्र जो है 1% जो लोग हैं गरीब हैं। अब एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं कि बताओ, 4 ऑप्शन दिए होंगे कि बताओ भारत का सबसे कम गरीब वाला राज्य कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि केरल ऐसा राज्य है जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है, अगर मैं बात करूं हेड काउंट रेशियो के बारे में, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में हेड काउंट रेशियो सबसे कम किस राज्य का है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो केरल है इसका जो हेड काउंट रेशियो जो है वो सबसे कम है। कितना है सर, 1%। सिर्फ और सिर्फ 1% है। सोच के देखो, कहां बिहार, कहां ये केरल। तो बिहार को अभी बहुत लंबा सफर जो है तय करना है भाई, है ना। क्लियर हुआ ना, हाँ। आप देखोगे कि अगर मैं बात करूं उपभोग व्यय आधारित निर्धनों की बात करूं तो 45 से घटकर 37% हो गया है। हालांकि निर्धन लोगों की संख्या लगभग 40 करोड़ रह गई है, जिससे जो है निर्धनों का अनुपात और संख्या दोनों ही कम हो गई है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे बताया जा रहा है जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है तो हमारे भारत देश में आप देखोगे निर्धनों की जो संख्या है वो कम हुई है सर। आप देखोगे कि अभी भी हमारे देश में भले ही 40 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं वो गरीब रेखा में आते हैं, लेकिन अगर आप पूरा डेटा देखते हो, पूरे आंकड़े देखते हो, तो ये जो संख्या है वो कम हुई है। गरीबों की संख्या जो है भारत देश में कम हुई है, जो कि अच्छी बात है। गरीबों का जो अनुपात है वो कम हुआ है, ठीक है सर। अगर मैं बात करूं 2000 से 2011 की, सन 2000 से 2011 की बात करूं तो इसके दौरान आप देखोगे कि निर्धनों की संख्या और जो अनुपात था दोनों घटा है सर। मतलब निर्धनों की संख्या जो है और जो उनका परसेंटेज है, जो उनकी प्रतिशत है, वो दोनों घटी है सर। 2015 से 21 के दौरान आप देखोगे बहुयामी निर्धनता दर घटकर जो है 25 से लेके 15% हो गई है। मतलब अब जो है 25% से घटकर जो है हमारी 15% जो है निर्धनता आ गई है। यानी कि अगर आप 2021 तक के डेटा की बात करें तो हमारी जो निर्धनता थी वो कितने परसेंट आ गई है सर, वो आ गई है हमारी 25 से घटकर 15% पे। आज 2021 के, आज तो हम 2025 में आ गए, थोड़ी और कम हो गई होगी तो आप देखोगे। लेकिन आज की अगर हम बात करें, आज हमारा अगर इस डेटा की बात करें तो 2021 के अनुसार हमारे देश में 15% ही क्या थे, लोग गरीब थे। समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बताओ। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, पानी पी लूं, मे आई ड्रिंक वाटर, ठीक है, पानी पी लेता हूं मैं। अरे भैया पानी कहां गया, पानी कहां गया, ये रहा। सर बहुयामी का मतलब क्या होता है बेटा, बहुयामी का मतलब होता है बहुत सारे क्षेत्रों में। बहु का मतलब क्या होता है, अच्छा ये सॉरी इसका मतलब बता नहीं पाया। बहुयामी का मतलब होता है बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में, सारे क्षेत्रों में, ठीक है। अगर मैं गरीबी की यहां पे बात की जा रही है तो गरीबी की हर क्षेत्र में बात की जा रही है। शिक्षा में, अगर हम बात करें, खान पान की हम बात करें, पोषण में बात करें, आय के बारे में बात करें, तो हर एक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ये गरीबी जो है, निर्धनता जो है वो 25% से घट के 15% हो गई है। समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है समझना, ठीक है ना, कोई बात नहीं। बेटा गरीबी बढ़ नहीं रही, गरीबी कम हो रही है, इतनी चीजें क्लियर हुई ना। हाँ, तो हमारी जो गरीबी की जो संख्या जो थी वो 25% से घट के 15% हो गई है। अच्छा, बहुयामी का मतलब होता है कि बहुत सारे क्षेत्रों में मिला के। टी नहीं आ गई बेटा, और पता क्या है, टी पता है, टी लाने से मना कर दिया इन लोगों ने। इन लोगों ने बोला कि सर जी क्लास में आप चाय वाय के बारे में ज्यादा बोलते हो तो हम आपको चाय नहीं देंगे। तो इनसे जरा बोल देना, सिफारिश कर देना कि हमें सर को चाय वाय दे दिया करो क्लास में। हाँ दिक्कत होती है, बिना चाय के बहुत दिक्कत होती है, समझा करो थोड़ा सा। 2025 का डेटा आया नहीं है बेटा, 2025 के आंकड़े जो है बेटा अभी हमारे पास है नहीं। जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, आप देखो यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, सर किताब में कौन सा लगे। किताब में सिंपल सी बात है, मैं तुम्हारी किताब से ही उठा के लाया हूं, ये अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं पढ़ाता मैं। तुम्हारी किताब में जो दे रखा है उसी के हिसाब से चलना है तुम्हें, चाहे भले ही पेपर में जो 4 ऑप्शन होंगे वो इस किताब में से ही एक होगा उसमें। क्लियर हुआ ना, हाँ। तो तुम्हें किताब के अनुसार ही चलना है, ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इतनी चीज क्लियर हुई, चलिए। अच्छा, अगर आप देखोगे इस अवधि के दौरान आप देखोगे आधिकारिक अभिलेखों में
13.5 करोड़ लोग जो है बहुआयामी निर्धनता से बाहर हो गए हैं। सोच के देखो, बहुत बड़ा नंबर हमारे देश में जो लगभग 13.5 करोड़ लोग जो, यानी सोच के देखो ना, 25% से घटके जो है हमारी गरीबी 15% है आज के टाइम पर। 2021 की बात करूं मैं, अगर मैं नंबरों की बात करूं, संख्या की बात करूं, तो आप देखोगे गरीबी से कितने लोग बाहर निकले हैं। तो आप देखोगे इसी अवधि में जो अलग अलग क्षेत्रों में गरीब थे लोग, आप देखोगे वो 13.5 करोड़ ऐसे लोग थे जो एक तरीके से गरीबी से बाहर निकल के आए हैं। विशिष्ट रूप से कहें तो विभिन्न सूचकों के अंतर्गत निर्धनता ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक घटी है। अब यहां पे एक चीज और बोली गई है, अगर हम हर क्षेत्र की बात करें तो गरीबी कम किन क्षेत्रों में हुई है सर? तो गरीबी जो कम हुई है वो किन क्षेत्रों में हुई है? तो गरीबी जो कम हुई है वो हुई है एक तरीके से शहरी क्षेत्रों में, है ना। अच्छा सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, निर्धनता ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक घटी है। तो आप सोच के देखो, ये जो हमारे मैंने उल्टा बोल दिया, आई एम रियली सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं। हाँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात करूं और उसकी हम तुलना करें शहरी क्षेत्रों से, तो आप देखोगे ग्रामीण क्षेत्रों की जो गरीबी है वो 23 से घटी है। तो यही बोला जा रहा है। तो विभिन्न सूचकों के अंतर्गत निर्धनता ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक घटी है। तो हमारे जो गांव हैं वहां पर जो गरीबी थी, अब उस गरीबी में कमी आती जा रही है धीरे धीरे। मैंने उल्टा बोल दिया था, आई एम रियली सॉरी। हाँ, तो हमारे गांव के जो क्षेत्र थे उनमें जो गरीबी है वो शहरों की तुलना में कम होती जा रही है। अब शहर में ज्यादा गरीब हैं और गांव में आपको जो है गरीबी थोड़ी कम देखने को मिलती है। या फिर ये बोल सकते हो आप कि गांव में जो गरीबी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है शहरों की तुलना में। इतनी चीजें क्लियर हुई। यहां से यहां तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, यहां से यहां तक हमने सिर्फ और सिर्फ एक डेटा के बारे में बात की है कि हमारे देश में जो गरीबी है, जिसको हम हेड काउंट रेशियो बोलते हैं, यानी कि गरीबी की संख्या जो है, इसमें आप देखोगे लगातार कमी आती जा रही है। इतनी मैंने बात आपको जो है बताई है। बेटा जब भी मैराथन होगी आपको बता दिया जाएगा, कोई बात नहीं है ना, जब भी आपकी मैराथन होगी आपको जो है बता दिया जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से बताओ। इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगले टॉपिक के बारे में बात करूं तो अगला टॉपिक है हमारा क्या सर? अगला टॉपिक हमारा अंतरराज्यीय असमानता। अच्छा सर, अंतरराज्यीय असमानता का मतलब क्या है? हम अपने देश के जो अलग अलग राज्य हैं इनके बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आया? अंतरराज्यीय मतलब राज्यों के अंदर ही जो चीजें हो रही हैं, अंतरराज्यीय मतलब राज्यों के अंदर, है ना। सो अलग अलग राज्यों में जो एक तरीके से जो आपको असमानताएं दिखती हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहां पर हम राज्यों के बारे में बात करेंगे कि राज्यों के अंदर जो असमानताएं आपको देखने को मिलती हैं उन असमानताओं के बारे में हम बात करेंगे। समझ में आया? चले तो इस टॉपिक को थोड़ा पढ़ते हैं। इस टॉपिक में भी क्या है सर? इस टॉपिक में भी सेम वही चीज है जो पिछले टॉपिक में है। इसमें भी हम सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हम आंकड़ों के बारे में, डेटा के बारे में जो है बात करेंगे। ठीक है सर, बहुत ही अच्छे। अगर मैं थोड़ा सा आगे बात करूं तो आप देखोगे कि अगर जो भारत में निर्धनता जो है, भारत में निर्धनता का एक और पहलू यहां आयाम है, मतलब क्या एक नया पहलू देखने को मिलता है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं होता। यही देखा हुआ, क्योंकि हम राज्यों के बीच में क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। अगर हम बात करें भारत में निर्धनता का, आपको एक पहलू और दिखता है। क्या दिखता है सर? प्रत्येक राज्यों को अगर आप कंपेयर करोगे, प्रत्येक राज्यों को अगर आप देखोगे, जैसे मैं इसकी बात करूं, ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, देखो फटाफट से, है ना। तो आपको क्या दिख रहा है सर? ये पूरे अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों की हम बात कर रहे हैं। अब ये अलग अलग राज्यों में आपको क्या दिख रही है सर? ये अलग अलग राज्यों में आपको असमानता दिख रही है सर। असमानताएं दिख रही हैं आपको सर। क्या दिख रही है? असमानताएं क्या दिख रही है सर? आप देखो, यहां से देखो कि तुम्हें ये सारे राज्य दे रखे हैं और ये दे रखा हमारी गरीबी कितना परसेंट है। तो सोच के देखो कितना बड़ा अंतर है। सोच के देखो कितना बड़ा अंतर आपको जो है दिख रहा है। ये देखो, ध्यान से देखो फटाफट से, कितनी असमानता दिख रही है। यानी कि राज्यों के बीच में हम थोड़ा सा कंपेयर करें तो आप देखोगे कि राज्यों के बीच में असमानताएं जो है वो एक राज्यों के बीच में समानता नहीं है। राज्यों के बीच में जो है समानताएं नहीं है। देखो ध्यान से देखो, किसी में 34% है तो कहीं पर 1% है, कहीं पर 5% है, कहीं पर 23% है। तो ये क्या है सर? अलग अलग राज्यों को अगर हम कंपेयर करें, अगर अलग अलग राज्यों की तुलना करें तो आपको गरीबी जो है हर जगह एक जैसी दिखाई नहीं देती। तो यही तो बात तो बोल रहा है यहां पे कि जो गरीबी का अनुपात है वो हर जगह एक जैसा नहीं है, हर राज्य में अलग अलग है। किसको देखना है आपको? आपको 3.1 को देखना है, यानी कि ये वाले आपके बुक में ये वाला जो दे रखा है, ये वाले जो आंकड़े दे रखे हैं, इनको अगर आप देखोगे तो आपको पता लगता है गरीबी जो हर राज्य के अलग है। अच्छा, आगे क्या दे रखा है? यद्यप 1970 के दशक के प्रारंभ से ही राज्य स्तरीय निर्धनता में अत्यधिक कमी आई है। लेकिन अगर हम बात करें कि 1970 के बाद क्या हुआ है सर? 1970 के बाद सरकार ने अपनी अलग अलग नीतियों को लागू किया और अलग अलग नीतियों को लागू करने के बाद आप देखोगे कि हमारे देश में क्या हुआ है सर? हमारे देश में
अलग अलग राज्यों को हम बात करें, अगर मैं राज्य स्तरीय बात करूं, राज्य स्तरीय निर्धनता की बात करूं, जो हर एक राज्य में निर्धनता फैली हुई है, बिहार में, यूपी में, पंजाब में, उड़ीसा में, तो अगर मैं राज्य स्तरीय निर्धनता के बारे में बात करूं तो उसमें आपको अत्यधिक कमी देखने को मिलती है। ठीक है सर, निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं कि इन सारे राज्यों की मैं बात करूं, इन सारे राज्यों का डेटा उठाऊं मैं, तो ये निर्धनता जिन जिन राज्यों में कम हो रही है उसका भी अनुपात, उसका भी प्रतिशत जो है हर राज्य में अलग अलग दिखता है। यानी कि अगर मैं बात करूं केरल की, अब केरल में आज के टाइम पर सिर्फ 1% लोग गरीब हैं। वही मैं बात करूं किसकी, वही मैं बात करूं अपने इधर ये जो हमारा बिहार है, बिहार में 2011 के अनुसार आप देखोगे कि 34% जो लोग थे गरीब थे। क्लियर हुआ? अब सोच के देखो केरल में बिहार में कितना जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो आप देखोगे कि जो निर्धनता कम हुई है ना अलग अलग राज्यों में, इसका भी आपको अनुपात जो है अलग अलग दिखता है। कहीं बहुत तेजी से निर्धनता कम हुई है, जैसे मैं बात करूं केरल की, और कहीं जो निर्धनता है वो कम तो हुई है लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रही है। जैसे कि सर, जैसे कि उड़ीसा की मैं बात करूं, जैसे कि मैं बिहार की बात करूं, जैसे कि मैं बात करूं अपने यूपी की, तो यहां पर निर्धनता कम तो हुई है, नो डाउट कम हुई है, नो डाउट कम हुई है, लेकिन यहां पर जो एक जो अनुपात है वो कम है। और केरल जैसे या फिर दक्षिण राज्य जो हमारे, वहां पर जो अनुपात है गरीबी कम होने का वो बहुत ज्यादा है ना। तो गरीबी कम करने में सफलता हासिल जिन राज्यों की हुई है उनका भी आपको अलग अलग क्या मिलता है, अनुपात देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यह ध्यान देना, अब यहां पर दूसरा पैराग्राफ क्या देखो, ये सारे जो पैराग्राफ है ना ये आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की जा रही है, आंकड़ों के बारे में बात की जा रही है। अच्छा, यहां पर यह बोल रहा है कि यहां पर हमें यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि अगर मैं 2019-21 की बात करूं, 2019 से 2021 तक की बात करूं, उसके दौरान आप देखोगे कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र में जो हेड काउंट रेशियो जो है 10% से कम हुआ है। सोच के देखो, यहां पे कुछ राज्यों के नाम लिए गए हैं। अगर मैं बात करूं कब के डेटा की, तो 2019 से 21 की बात करूं, थोड़ा सा मैं डेटा दिखाता हूं आपको। एक डेटा कौन सा था ये हमारा, हाँ ध्यान से देखो फटाफट से। अगर मैं डेटा यहां पे दिखाऊं तो आप देखोगे कौन से राज्य हैं सर, आप देखोगे हमारा तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, तो ये जितने भी राज्य आपको दिख रहे हैं, देखो ध्यान से, ध्यान देखो, दिल्ली की मैं बात करूं, है ना, दिल्ली में जो गरीबी है 3% बची हुई है। यानी कि आप देखोगे 10% से हमारी जो गरीबी है ये कम हुई है। यहां पे यही तो बोला जा रहा है, 10% से गरीबी जो कम हुई है। इन सारे राज्यों की मैं बात करूं, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, इन सब की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर जो हेड काउंट रेशियो, यानी कि जो गरीबों के नंबर है, गरीबों की जो संख्या है या फिर उनका जो अनुपात है, वो कितने परसेंट से कम हुआ है सर, 10% से कम हुआ है। क्लियर हुआ ना? हाँ, तो आई होप आपको इतनी चीजें जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के बाहर आ गए हैं। समझ में आया? हाँ, तो इन राज्यों में कुछ आपको अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं अगर मैं 2019-21 के आंकड़ों की बात करूं सर। बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अब एक नया टॉपिक हमारा शुरू हो गया। अभी तक तो हम किसकी बात कर रहे थे सर, अभी तक सिर्फ हम अपने भारत देश के बारे में बात कर रहे थे। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, तो अब हम पूरे विश्व के बारे में बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय या फिर आप बोल सकते हो एक तरीके से वैश्विक निर्धनता के बारे में बात करेंगे। वैश्विक निर्धनता का क्या रूप दिखता है हमें, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अब तक हमने किसके बारे में बात की, अब तक हमने बात की थी अपने राज्यों के बारे में, अंतर राज्यों के बारे में बात की थी, हर एक राज्य के बारे में बात की थी। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं, वैश्विक निर्धनता की बात करूं, तो हमें इसका परिदृश्य कैसा दिखाई देता है। क्लियर हुआ? है ना? इतनी चीजें तुम्हें अब तक समझ में आई हैं, या फिर ऐसे ही तुम कमेंट सेक्शन में अपने आपस में ही चटिया रहे हो, हमारी बात तो सुनते नहीं हो तुम? ये बताओ फटाफट से। क्लियर बात है? क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बेहतरीन बेहतरीन। मतलब ऐसा है कि आपस में बात करते रहा करो, ये तुम्हारा सही है, बढ़िया है कि आपस में बातें कर रहे हो, आपस में बातें कर रहे हो, बातें कर रहे हो, तो सर ने बीच में पूछ लिया कि सब समझ में आ रहा है, तो उनको लग गया सर, यस सर, है ना, फिर से अपनी बातों में लग गए, है ना। अपनी ड्यूटी खत्म हो जाए, कोई दिक्कत, मुझे फर्क नहीं पड़ता सर, हम तो बातें करेंगे। आप जब पूछोगे समझ में आया तो हम कमेंट सेक्शन में लिख देंगे यस, क्रिस्टल क्लियर। क्लियर भी नहीं लिखते भाई, ये क्रिस्टल क्लियर। साक्षी तुम कितनी अच्छी हो। ये कौन है, अंश है ना ये? हाँ, एक काम करते हैं, इसको ब्लॉक करवाता हूं मैं, ये तुम कर लो। हाँ सुनो, ये अंश नाम का लड़का है, हाँ ये कुछ ज्यादा ही पढ़ने के अलावा हरकतें कर रहा है। एक काम करो, इसको ब्लॉक करो और इसका नंबर निकालो और इसके पापा को कॉल करो। अभी अभी करना है, अभी कॉल करना है। हाँ करो करो, अंश नाम का लड़का है, अंश है, कोई अंश है। हाँ
ये आशिकी ज्यादा करते हैं, ये पढ़ाई लिखाई नहीं करते, इनका पढ़ाई के अलावा दूसरे इनका वो यहाँ पर पूरा प्रोग्राम चलता है। हाँ, पूरा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। नहीं नहीं, अभी क्लास के बाद नहीं, अभी ब्लॉक करो उसको, ब्लॉक अभी करना है, क्लास के बाद मैं इसके पापा से बात करूंगा, इसका नंबर भी निकाल के दूं। और हाँ, ये जो उसने ये कमेंट किया है ना, इसका स्क्रीनशॉट भी खींच लेना, ताकि इसके पापा को मैं दिखाऊं, व्हाट्सअप कर दूं, पापा मम्मी दोनों को। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्लास ले लूंगा, उसके बाद करना है, ठीक है ठीक है ना, ब्लॉक कर देना इसको, ठीक है। हाँ भाई, और कौन है, और किसको चढ़ा है बताओ, किसको बुखार चढ़ा है भाई? आज तुम्हारे घर में क्या होगा, आज तुम्हारे घर में मौत का खेल होगा भाई तुम्हारे घर में। हाँ, पंखा जो है ना, पंखा पे उल्टा लटका के जो पिटाई होगी ना आज, अंश बेटा करो करो, और करो तुम बेटा, और करो और करो। हाँ हाँ, तो अब ये कहाँ गए सारे जितने भी आशिक थे हमारे चैट में, ये कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए हैं भाई? कहाँ आप कह रहे हो, है क्या हुआ? हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी कॉल नहीं करेंगे, क्लास के बाद तो कॉल करूंगा, ब्लॉक को हो गया है वो, चलो ठीक है। बेटा तुमको क्या लगा है, तुमको क्या लगा है, पसीने आ गए, पसीने हैं कि सर जी ये क्या कर दिया आपने? हाँ तो बेटा समझो थोड़ा सा, हर चीज हमारे कंट्रोल में है। तुम्हें लगता है हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, सब हमारे कंट्रोल में है, समझ जाओ तुम बता जी। तुम्हें लगता है कि सर जो है पढ़ाते जा रहे हैं, सर को कुछ नहीं आता, सर ध्यान ही नहीं देते, इतने सारे कमेंट्स आते हैं, सर को थोड़ा कुछ पता लगेगा? अबे बेटा सामने कमेंट्स दिखते हैं हमको, हाँ, हल्के में मत लेना हमको, कभी पिटाई कर देंगे तुम्हारी हम। सारी जो तुम्हारे जो कंट्रोल है ना, जिससे तुम क्लास देखते हो, जो कंट्रोलर जो है वो हमारे हाथ में है। तो ज्यादा बदतमीजी करोगे ना तो समझ जाओ अभी ये जो अंश का हाल हुआ है वो तुम्हारा हाल हो सकता है भाई, ठीक है? चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब ये टॉपिक पढ़ते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तुम्हें क्या है, अरे मजाक कर रहा था भाई, कोई नहीं बैठा हुआ इधर। अंश माफी मांग रहा है भाई। अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, अरे ऐसा कोई कोई कमेंट नहीं था, मैं बस थोड़ा सा फिरकी ले रहा था तुम्हारी। मतलब यार क्या बात करते हो तुम यार, इतना काय डर गए भाई, मजाक कर रहा हूँ। चलो चलो, तुम मेरे साथ करते हो, मैंने तुम्हारे साथ कर दिया भाई। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक तुम्हारे काम करते हैं भाई, वैश्विक निर्धनता का परिदृश्य, वैश्विक निर्धनता का परिदृश्य। चलो इसकी हम बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कि जो हमारे विकासशील देश हैं, अच्छा ठीक है सर, विकासशील देश कौन से हैं सर? तो विकासशील ऐसे देश होते हैं जिनका जो है विकास हो रहा है, एक तरीके से वो अविकसित से बाहर निकल चुके हैं, उनका विकास हो रहा है, और वो विकास तक विकसित देशों तक पहुंचने वाले हैं। जैसे कि हम बात करें भारत की, अब भारत ना ही एक अविकसित देश है ना ही एक विकसित देश है, भारत एक तरीके से विकासशील देशों में आता है। विकासशील देशों की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि ये वो देश होते हैं जहां पर आप देखोगे विकास हो रहा है और कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, ये विकास की राह पर चल रहे हैं। तो इनकी अगर हम बात करें, विकासशील देशों के बीच की अगर मैं तुलना करूं तो आप देखोगे अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। आप सोच के देखो, यहां पे मैंने पिछले क्लास में भी आपको बात बताया था कि बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन है, वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे जो विकासशील देश हैं इनके बीच में तुलना करते हैं कि भैया कहां पर कितनी ज्यादा गरीबी है। इनका काम ही क्या होता है, इनका काम होता है तुलना करने का। इनके पास बहुत सारे आंकड़े होते हैं और इन आंकड़ों के अनुसार जो है क्या करते हैं सर, इन आंकड़ों के अनुसार जो है ये तुलना करते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जैसे कि हम बात करें विश्व बैंक, विश्व बैंक गरीबी रेखा के लिए जो है एक समान मानक है। जैसे कि मान के चलो इन्होंने बोला कि अगर, अच्छा ये जो डेटा जो है पहले से चेंज हो गया है, पहले इन्होंने बोला था 1.9 से अब ये हो गया बढ़कर 2.15। इन्होंने बोला है हमारी जो विश्व बैंक है, हमारी जो विश्व बैंक है, इसने क्या बोला है सर, तो हमारी विश्व बैंक ने बोला है कि अगर किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति 2.15 से कम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की न्यूनतम उपलब्धता का प्रयोग करते हैं, वो देश जो होते हैं एक तरीके से अत्यंत आर्थिक निर्धनता में आते हैं। समझ में आया या नहीं आया? मतलब इन्होंने बोला कि हर एक व्यक्ति, अगर मैं प्रति व्यक्ति की बात करूं, वो प्रतिदिन न्यूनतम, कम से कम बता रहा हूं, न्यूनतम का मतलब कम से कम, अगर वो $2.15 एक तरीके से $2.15 जो है वो कमाता है, उसकी उपलब्धता होती है, इससे कम हो रही है, यानी कि $2.15 से कम कमा रहा है, तो आप देखोगे वो कहां आएंगे सर, वो अत्यंत गरीब देशों में आएंगे। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन 2.15 से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों का अनुपात जो है 2010 में 16.27% था। सोच के देखो, 2010 की बात की जा रही है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना गुजारा डेली की हम बात करें, वो $2.15 से कम में कर रहा है, कम में अपना डेली का गुजारा कर रहा है, तो उसका मतलब वो जो देश है, मैं बात कर रहा हूं एवरेज की, औसत की बात कर रहा हूं,
प्रति व्यक्ति, जो हर व्यक्ति की हम बात करें जो खर्चा कर रहा है भैया अपने जीवन पर, जो भी जीवन निर्वाह के लिए एक दिन में जो खर्चा होना चाहिए, जो भी खर्च कर रहा है, उपभोग करता है, वो अगर $2.15 से कम है तो वो देश जो है वो अत्यंत गरीबी में आएंगे। और आप देखोगे ऐसे कितने देश थे, तो 2010 के अनुसार ऐसे लगभग 16.27% जो है देश थे। जो आप देखोगे 2019 में गिरकर कितने रह गए हैं, तो 9.5%। यानी कि अगर मैं पूरे वैश्विक स्तर की बात करूं तो वैश्विक स्तर पर भी आप देखोगे गरीबी बहुत कम हुई है। समझ में आया नहीं आया? यानी कि वैश्विक स्तर की मैं बात करूं तो गरीबी क्या हुई है, गरीबी कम हुई है। तो आप देखोगे अगर मैं विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार बात करूं तो आपको डेली अगर आप $2.15 से कम कमा रहे हो तो आप अत्यधिक गरीब देशों में आते हो। और ऐसे देशों की संख्या की हम बात करें तो 2010 में 16.27% थी और जो घटकर 2019 में महज 9.05% रह गई। फटाफट से बता दो, इतनी चीजें क्लियर हुई। ये महज एक डेटा है, ये तुम खुद भी पढ़ोगे तो मैं खुद भी समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगते हो। समझ में? चलिए अब देखो ध्यान से देखो, ये फिर से एक डेटा दे रखा है, आपकी किताब का ही है, कहीं बाहर से नहीं लाया, आपकी किताब का ही डेटा है। ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं इन देशों की, ये सारे कैसे देश हैं सर? ये सारे विकासशील देश हैं, ठीक है सर। इनकी अगर हम बात करें, नाइजीरिया, बांग्लादेश, भारत भी इसी में आता है, पाकिस्तान, चीन, है ना, ब्राजील, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इनकी हम बात करते हैं सर। अच्छा, प्रतिदिन $2.15 से कम पाने वाले लोगों की संख्या अगर इनकी बात करें, ये 17 है ना, 2017 की है, ठीक है सर। पीपीपी का अभी छोड़ो, आप पीपीपी को छोड़ो, इसको समझने लायक नहीं है, उसको हम बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। इसके बारे में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना ध्यान दो कि ये हमारा डेटा जो है 2017 का है और इसके अनुसार इन देशों में $2.15 से कम कमाने वाले लोगों की संख्या की हम बात करें वो दे रखी है, ठीक है, क्लियर हुआ? अगर हम बात करें तो नाइजीरिया में 30.9% है, बांग्लादेश में 9.6% है, भारत में 11.9% है, पाकिस्तान में 4.9% थी और चीन की अगर हम बात करें तो चीन में 2.1 है। चीन में तो बहुत कम है, 2020 का डेटा है और भारत में 2021 का डेटा है, 2021 का 11.9% है। मतलब चाइना, पाकिस्तान भी हमसे आगे, पाकिस्तान में भी गरीबी कम है वैसे, 2.9, 2018 का डेटा है, 2.9% जो लोग हैं आप देखोगे वही आप बोल सकते हो कि वो गरीब है, क्लियर हुआ? हाँ चलिए। अच्छा, इंडोनेशिया में 2.5%, श्रीलंका में 1.0%। तो ये कुछ आपका जो है डेटा दे रखा है। इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई आपको या नहीं हुई? फटाफट से बता दो जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई? बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो यहां पे गरीबी की अगर हम बात करें तो भारत अभी भी आप देखोगे हमारे भारत देश में गरीबों की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा है, अगर हम 2021 के डेटा के अनुसार बात करें। समझ में आया? चलिए, तो ये आपको डेटा आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये थोड़ा देखो, ध्यान से देखो फटाफट से। अब यहां पर बात की जा रही है अलग अलग, यहां पर क्षेत्रों की बात की जा रही है। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, फटाफट से देखो ध्यान से, ये कौन से क्षेत्र है, ध्यान से देखो फटाफट से, कि जहां पर अत्यधिक निर्धनता है। ये भी आपका डेटा आपके बुक में दे रखा है, ध्यान से देखो फटाफट से, कि आप देखोगे सब सहारा अफ्रीका, ये हमारा पीला है, ये वाला, ये हमारा पीला वाला जो है, ठीक है सर। फिर आता है आपका दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया नीले में है, ये देखो, ये हमारा दक्षिण एशिया है। ये हमारा क्या है सर? ये हमारा आप देखोगे, हाँ यहां पे आ गए ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये आपका जो ये नीला वाला, ये आपका क्या है सर? ये आपका क्या है सर? ये है आपका दक्षिण एशिया। हाँ सर। और हाँ, आप ध्यान से देखना फटाफट से, तो 2015 से 2030 तक का पूर्वानुमान है ना, एक तरीके से पूरा बताया गया है इन्होंने। एक तरीके से यहां पे क्या बताया गया, आप नीचे आप पढ़ोगे थोड़ा सा बताया गया है कि 2030 तक अनुमान है कि लगभग 10 से 9 अति गरीब लोग सब सहारा अफ्रीका में रहने वाले होंगे। मतलब सबसे ज्यादा गरीबी जो है किस क्षेत्र में है? क्षेत्रानुसार निर्धनों की संख्या, क्षेत्र के अनुसार निर्धनों की संख्या कहां कितनी है? तो आप ध्यान से देखो फटाफट से, कि अगर मैं बात करूं कि ये देखो, ये कुछ मिलियंस में दे रखी है, 1800, 1600, 1400, 1200, 1000, 800, 600, 400 और 200, ठीक है सर। अच्छा, अगर आप देखोगे हमारा ये पूर्व एशिया एवं प्रशांत महासागर की हम बात करें, पूर्वी एशिया की बात की, यानी कि यहां पर हमारा भारत भी आता होगा, ये वाले हिस्से में, ये वाले हिस्से में हमारा भारत भी आता होगा, क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर हुआ? फिर बाकी आप देखोगे मध्य पूर्व, उत्तर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, ठीक है सर। और आप देखोगे कि यूरोप एवं मध्य एशिया, तो ये सब है। अच्छा, अब यहां की अगर हम बात करें तो आप देखोगे ये डेटा है पूरा 1990 का। 1990 में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा गरीबी कहां पर थी? आप देखोगे ऊपर से जाओगे तो सबसे ज्यादा गरीबी आपको देखने को मिलेगी ये हमारे पूर्वी एशिया में, ठीक है। फिर 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025, 2030, ठीक है। अब यहां पर 2030 तक अगर आप पहुंचते हो तो आपको एक चीज दिखेगी,
अगर आप 2030 तक पहुंचते हो ना, यहां पे एक चीज दिख रही है आपको कि सबसे ज्यादा गरीबी कहां पर है सर? सबसे ज्यादा गरीबी आपको दिखेगी कहां पर? ये वाले इलाके में। ये वाला इलाका कौन सा है सर? ये वाला इलाका है सब सहारा अफ्रीका। यहां पर आपको गरीबी, क्योंकि यहां पर कोई बदलाव नहीं हुआ, यहां पर आपको कांस्टेंट एक ही जैसी दिख रही है आपको, एक बिल्कुल सीधी लाइन खिंची हुई है। मतलब ये 1990 में ही उतने गरीब थे और ये 2030 में भी उतने ही गरीब है। लेकिन अगर आप ऊपर बात करोगे ना, ऊपर ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ध्यान से देखो फटाफट से, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये देखो ध्यान से, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये अब देखो यहां पे गरीबी बहुत ज्यादा थी 1990 के दशक में, और आप देखोगे ये गरीबी कॉन्टिन्यूसली तेजी से कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो यहां पर दे रखा है कि 2030 तक का अगर हम अनुमान लगाएं तो लगभग 10 में से 9 अति गरीब जो लोग होंगे वो सबसे ज्यादा कहां के होंगे सर? वो होंगे हमारे सब सहारा अफ्रीका के। अफ्रीका का जो सब सहारा पार्ट है, रीजन जो है, यहां पे लोग सबसे ज्यादा गरीब होंगे 2030 तक। बाकी की जगह आप देखोगे गरीबी घटती जा रही है। देखो अगर मैं किसी की भी बात करूं, चाहे मैं किसी भी क्षेत्र की बात करूं, तो गरीबी आप देखोगे कॉन्टिन्यूसली घटती जा रही है। समझ में आया? लेकिन आप देखोगे सहारा का आप देखोगे 2030 तक वही हाल रहने वाला है, बिल्कुल कोई गरीबी में गिरावट यहां पर देखने को नहीं मिलती है आपको। तो ये यहां पर दे रखा है, ये पूरे वैश्विक स्तर की आपको गरीबी जो है देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? चलिए अच्छा, तो ये अब अगला टॉपिक आ गया हमारा। अगला टॉपिक क्या है सर? अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक देख लो, उससे पहले एक पोल कर लो जल्दी से। बोर हो गए आप कि सर पढ़ाई में इतना इतना थोड़ा मन लगता है, पढ़ाई में थोड़ा सा बोर हो गए हैं सर हम, है ना? बोर हो गए हो तो जल्दी से फटाफट से करो फटाफट से। एक आपसे जनरल नॉलेज को क्वेश्चन पूछता हूं और इस प्रश्न का सभी आंसर दे पाओगे या नहीं दे पाओगे देखता हूं मैं। वैसे मैं आगे बता था आपको, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, है ना? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो फटाफट से बताओ, आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन की जल्दी से आंसर करो। किस संगठन के द्वारा जो है निर्धनता निकाली जाती है? हमारे देश में क्या है, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो निर्धनता के आंकड़े निकालती हैं। अब कौन सी ऐसी एजेंसी है जो निर्धनता के आंकड़े निकालती है? फटाफट से बता दो जल्दी से। सर बहुत देर होगी। अरे बेटा अभी तो बहुत पढ़ाना है। क्या बात कर रहे हो तुम? कैसी बात कर देते हो यार, ऐसी बात मत किया करो भाई। चलिए 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 फटाफट से करिए। बहुत ही बढ़िया। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 84% बच्चों ने भी। अरे वाह, उम्मीद कम की थी, कोई बात नहीं, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया किया, वेरी गुड, ऐसे ही करना है। ठीक है। हाँ, तो हमारे देश में एक एजेंसी है, इसका नाम है राष्ट्रीय प्रदर्श सर्वेक्षण संगठन, NSSO। हाँ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भी, एग्जैक्टली, बिल्कुल, है ना? तो आप देखोगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या करता है, यही हमारे पूरे देश में जो गरीबी को आकलन करता है। आप देखोगे अंश मौर्य, विष्णु, नितिन राजपूत, सागर राजपूत, अभिनव, अमन, XSN, मुस्कान, यूपी देव, राज पांडे। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए ठीक है, तो बैक टू द टॉपिक। अब हम थोड़ा सा कुछ और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, और चीजों के बारे में जो है थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सर भारत में विभिन्न क्षेत्रों में गरीबी। अच्छा, ये टॉपिक के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया, वैसे देखा जाए तो, है ना? ऑलरेडी हमने जो है इस टॉपिक के बारे में बात कर ली है कि अलग अलग क्षेत्रों में आपको गरीबी कितने देखने को मिलते हैं। तो भारत की अगर मैं अलग अलग राज्यों की बात करूं तो गरीबी का स्तर अलग है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, अलग अलग है ना? भारत में आप देखो 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे, सब कुछ बता दिया मैंने, ये पीछे मैंने आपको सब कुछ बता दिया, सब कुछ XYZ मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। फिर आप देखोगे बिहार में 33.7%, ये पूरा जो डेटा है मैंने आपको ऑलरेडी पूरा बता दिया है जो यहां पे लिखा हुआ है। केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में यह प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर से कम है। यानी कि ये जो राज्य कुछ ऐसे हैं, केरल की, महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं, तो हमारा जो पूरा भारत का जो है ना, जो पूरा एवरेज है, पूरे राष्ट्र का जो आपका जो एक एवरेज निकल के आता है गरीबी का, उससे कम इन राज्यों में आपको गरीबी देखने को मिलती है। केरल में तो महज आप देखोगे 1% ही रह गया है ना? आप देखोगे केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और ये आप देखोगे ना, ये कब का डेटा सर? ये 2011 का है सर, 2011 का। अगर मैं 2021 की बात करूं तो ये घट के रह गया 15%, है ना? घट के 15% रह गया। लेकिन आप देखोगे 2011 के अनुसार 22% लोग जो थे हमारे, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया। समझ में आया नहीं आया? फटाफट से बताओ, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको या नहीं हुई?
हाँ, अगर मैं बात करूं केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों की बात करूं तो इन राज्यों का जो गरीबी स्तर जो है वो राष्ट्रीय स्तर यानी कि 22% जो स्तर है उससे कम दिखता है। यानी कि इन राज्यों में थोड़ी गरीबी आपको कम दिखती है देश के स्तर से। केरल की हम बात करें तो 2011 के अनुसार आप देखोगे 7% ही लोग गरीब थे। आज के टाइम पर 1% रह गया है, 1%, सिर्फ 1% लोग जो है 2021 के डेटा के अनुसार गरीबी रेखा में आते हैं केरल में। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि सबसे गरीब राज्य कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए सबसे गरीब राज्य बिहार है और सबसे कम गरीब राज्य कौन सा है तो वो केरल है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सामाजिक अपवर्जन के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है, चलो देखते हैं क्या है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। अच्छा, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स के रिसर्च के अनुसार 2009 की रिपोर्ट के अनुसार कुछ रोचक सामने आए। भारत, अच्छा कुछ रोचक तथ्य क्या थे सोच कर, इसमें कुछ रोचक तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के 220 मिलियन घरों में से 15.6% या 35 मिलियन की वार्षिक आय 45,000 रुपए से कम है। ये कुछ आंकड़े निकल के आते हैं 2000, किसके आंकड़े हैं सर? ये 2009 की रिपोर्ट है। क्या आप देखोगे भारत में लगभग 220 मिलियन घरों में, 220 मिलियन घरों में से 15.6% या फिर आप देखोगे 35 मिलियन जो घर ऐसे थे जहां पर जो वार्षिक आय जो थी यानी कि सालाना जो इनकम थी वो 45,000 से कम थी और लगभग 80 मिलियन घरों की वार्षिक कमाई जो है 45,000 से लेके 90,000 के बीच में थी। इतने गरीब लोग हैं हमारे भारत में। सालाना, महीने की बात नहीं कर रहा कि सर महीने की बात करा रहे, नहीं, मैं बात कर रहा हूं साल की। साल की 45 से 90,000 के बीच में लगभग 48% घरों की वार्षिक आय जो है 90,000 रुपए से अधिक है। सिर्फ 48%। ये आपको आंकड़े दिखाई देते हैं कब के सर? ये आपको आंकड़े दिखाई देते हैं 2009 के। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा अब यहां पर बात कर लेते हैं हम कि गरीबी के कारण। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गरीबी के कारण क्या है सर, क्या कारण है गरीबी के, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब हुआ क्या था जब हमारा देश आजाद हुआ था? सुनो, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद क्या हुआ देखो, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम क्लास खत्म कर रहे हैं, परेशान मत हो, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम क्लास खत्म कर देंगे, तुम्हारी कसम क्लास खत्म हो जाएगी। इतना वो मत क्या करो। हाँ, अरे इतना, हाँ कमल सर तो इतना 1 महीने में कमा लेते हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम। अरे चलो ठीक है। हरित क्रांति, देखो हुआ क्या, जब हम आजाद हुए, कब आजाद हुए सर? तो 1947 में आजाद हुए। और जब हम 1947 में आजाद हुए ना तो हम बहुत ही ज्यादा गरीब थे यार, बहुत ज्यादा गरीब थे। मतलब इतने गरीब थे कि हमारा जो अनाज था ना वो भी अमेरिका से आता था और अमेरिका वाले जो हमें अनाज भेजते थे ना वो एक इतनी गंदी क्वालिटी का अनाज भेजते थे कि वहां पर वो उनके सुअर खाते थे वो अनाज। जो वहां पर सुअर खाते थे अनाज वो भारतीय लोग खा रहे थे अनाज। तो भारत को ऐसा लगा कि भारत सरकार को ऐसा लगा कि कम से कम हमको अनाज में या फिर खाद्य पदार्थ जो है उनमें क्या होना पड़ेगा, उनमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। अब इसी को देखते हुए आप देखोगे 1960 के दशक में एक क्रांति चली थी और इस क्रांति का नाम क्या था? हरित क्रांति। अब हरित क्रांति को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। अच्छा, इस हरित क्रांति के अनुसार आप देखोगे सरकार का मेन लक्ष्य यह था कि जो भी हमारा अनाज है इसका उत्पादन हमें बढ़ाना है और बहुत तेजी से बढ़ाना है। तो इसमें आप देखोगे सरकार ने बहुत सारे काम किए। आप देखोगे सरकार ने सिंचाई के जो भी आप देखोगे जो भी सिंचाई की व्यवस्था जो थी उसको सुचारू किया। आप देखोगे हमने HYV बीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया, हमने केमिकल रसायन उर्वरकों का इस्तेमाल करना शुरू किया, हमने कीटनाशकों का इस्तेमाल करना शुरू किया और आप देखोगे इसके हमें बहुत सारे फायदे मिले। लेकिन दिक्कत यह थी कि जो हरित क्रांति का विकास हुआ था वो आप देखोगे कुछ ही शहरों में हुआ था, कुछ ही राज्य, सॉरी शहरों में नहीं, कुछ ही राज्यों में हुआ था। आप देखोगे पंजाब, हरियाणा, जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है यहां पर तो अच्छे से विकास हो गया हरित क्रांति का, लेकिन हर जगह नहीं हो पाया। तो जहां जहां हरित क्रांति का विकास हुआ वहां वहां किसान तो अमीर हो गए, वहां वहां किसान जो थे वो गरीबी रेखा से बाहर आ गए। लेकिन जहां हरित क्रांति का विकास नहीं हो पाया, अब देखो एक तरीका होता है कि विकास हर जगह बराबर होना चाहिए, मानते हो नहीं मानते आप बताओ? विकास जो होता है वो हर जगह बराबर होना चाहिए, लेकिन हुआ यह कि विकास हर जगह बराबर नहीं हो पाया। यह हरित क्रांति का जो विकास था वो हर जगह आपको देखने को नहीं मिला। देखोगे कि हरित क्रांति हमारी तरक्की बहुत की, हरित क्रांति ने, हरित क्रांति को काफी तरक्की मिली, काफी सफलता मिली, हमने उत्पादन 4 गुना 5 गुना बढ़ा भी लिया। लेकिन दिक्कत यह थी कि भाई भारत के कुछ भागों तक आप देखोगे इसका सीमित असर रहा, इसका असर जो है बहुत लंबे पूरे भारत में नहीं हो पाया। आप देखोगे सिर्फ पंजाब, हरियाणा और जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है यहां पर इसका असर दिखा। बाकी आप देखोगे हमारा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश जो था, बिहार की हम बात करें है ना, बाकी मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहां पर इसका असर कम हुआ। द्वितीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर का जो है उचित मात्रा में सृजन नहीं हो पाया। अब सोच के देखो यहां पर बात हो रही है द्वितीय क्षेत्र की, यानी कि आप देखोगे भारत में औद्योगिकरण अच्छे से नहीं हो पाया। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है सर? द्वितीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हमारे भारत में 3 क्षेत्र हैं। एक तो है प्राथमिक क्षेत्र,
एक तो हमारा द्वितीयक क्षेत्र और एक है हमारा तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में हम उत्पादन करते हैं प्राकृतिक वस्तुओं का, और उन्हीं प्राकृतिक वस्तुओं को हम और बेहतर बनाकर उनकी मैन्युफैक्चरिंग करके उन्हें एक और बेहतर ढंग से उन्हें बना देते हैं, उनको एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। बिल्कुल उसको हम बोलते हैं एक तरीके से द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र की हम बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें विनिर्माण होता है सर। जैसे कि मैं बात करूं, मैं टी शर्ट पहन रखी है, मैंने जो टी शर्ट पहन रखी है कॉटन की है सर, मानते हो नहीं मानते? कॉटन की टी शर्ट है। अब ये कॉटन की टी शर्ट बनी कैसे होगी? तो सर ये कपास की बनी है। कपास मतलब कॉटन। अब कपास कहां लगता है? पेड़ पे लगता है। अब ऐसा तो है नहीं ये टी शर्ट जो है पेड़ पे लगी हुई मिली है मुझे, कपास को निकाला होगा, उसके धागे बनाए होंगे, सिलाई कताई बुनाई है ना, डाइंग करना, उस पर बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके बाद जाकर ये टी शर्ट बनी होगी। तो ये पूरा सिलाई कताई बुनाई वाला जो काम है, जिसमें उस कच्चा कपास को और बेहतर बनाकर टी शर्ट में बना दिया गया, उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं विनिर्माण। और ये किसका हिस्सा होता है? ये हिस्सा होता है द्वितीयक क्षेत्र का। तो हमारे भारत देश में द्वितीयक क्षेत्र का निर्माण नहीं हो पाया। इसकी वजह से आप देखोगे ज्यादातर जो लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल पाया, और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हमारे द्वितीय क्षेत्र में निर्माण ना होने के कारण, द्वितीय क्षेत्र का विकास ना होने के कारण, एक तरीके से औद्योगिकरण ना होने के कारण आप देखोगे कि हमारे देश में गरीबी रह गई है ना। इससे जो है गांव में से पलायन करने वाले लोगों का अकुशल श्रमिक के रूप में काम करने को जो बाध्य होना पड़ा। तो आप देखोगे इससे हुआ क्या? इससे हुआ है क्योंकि देखो औद्योगिकरण हुआ नहीं है ना, द्वितीय क्षेत्र का विकास हुआ नहीं है, तो गांव में जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, ये क्या करने लगे सर? ये शहरों की तरफ पलायन करने लगे। अब यही तो पलायन की समस्या दिखती है आपको कि आप देखोगे यूपी बिहार में जो भी मजदूर वर्ग है कहां चला जाता है? दिल्ली में चला जाता है। अब दिल्ली में कितनी भीड़ हो गई है, पैर रखने तक की जगह नहीं है। जितना भी मजदूर है वो सारा दिल्ली में इकट्ठा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जहां बेचारे वो रहते हैं वहां पर उनको कोई मौके नहीं मिलते, कोई अवसर नहीं मिलते वहां पर। समझ में आया? इसके लिए आप देखोगे ये सारे जो कारण रहे हैं वो हम हमारे गरीबी के कारण आपको देखने को मिलते हैं। कब समझ में आया? हाँ या ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक मुख्य कारण और बताया जाता है भारत में गरीबी का। वो मुख्य कारण बताया जाता है सर आय में असमानता। आय में असमानता मतलब कुछ लोगों की आय बहुत ज्यादा है, इनकम बहुत ज्यादा है, और कुछ लोगों की जो इनकम है बहुत कम है। आप देखोगे कि भूमि सुधार के कई प्रयासों के बावजूद आज भी भारत के मुट्ठी भर लोगों के पास अधिकतर जमीन है। सोच के देखो, अब जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो सरकार ने प्रोग्राम चलाने की कोशिश की कि भैया भूमि जो है, भूमि का वितरण सब में बराबर हो। अब ये बहुत कम जगह ही सफल हो पाया। सरकार को वैसे क्या करना चाहिए था कि हर किसी के पास जो है जमीन होनी चाहिए। आज आप देखते हो कि ज्यादातर जो जमीनें हैं, अगर आप गांव से बिलोंग करते होगे तो आपको पता होगा कि ज्यादातर जो जमीनें हैं वो किसके हाथ में है सर? वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है सर, है ना। आज भी गांव में आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं इन पे 500 बीघा, 1000 बीघा, है ना, 2000 बीघा खेती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं उसी गांव में जिनके पास 1 बीघा खेती नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भैया जो, अगर मैं संसाधनों की बात करूं, अगर मैं आय की बात करूं, तो इसका हमारे भारत में बहुत बड़ा भाग ऐसा है जिसका असमान वितरण किया गया है ना। किसानों का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है बेचारा जो भूमिहीन है, जो दूसरों के खेतों में काम करता है। गरीबी के लिए यहां के लिए कई सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी जिम्मेदार। अच्छा, अब गरीबी में एक पहलू और जिम्मेदार है। अब देखो, तुमने 3-4 कारण पढ़ लिया आपने, है ना, 3-4 कारण पढ़ लिए। अब एक कारण और भी है कि हमारा जो समाज है और हमारा जो सांस्कृतिक पहलू है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। आप देखोगे कि हमारे भारत देश में क्या होता है, हमारे भारत देश की बात करें, एक आम आदमी भारतीयों को शादी विवाह और अन्य अनुष्ठानों में बहुत खर्च करना पड़ता है। सोच के देखो, हमारी अगर हम संस्कृति की बात करें तो आप देखते हो कि हमारे भारत देश में जो शादी करना एक स्टेटस सिंबल माना जाता है कि अगर किसी शादी में चकाचौंध है, एकदम बढ़िया दहेज मिला है ना, कार वार मिली है, महंगा मैरिज होम बुक करवाया है भैया, है ना, एकदम तुम देखोगे कि अरे भैया हमारी बुआ की लड़की की शादी हुई है, 50 लाख रुपया खर्च किया है शादी में। तो एक तरीके से हम बात करें भारत की अगर संस्कृति के बारे में बात करें, कुछ ऐसी रही है कि हम लोग ज्यादा चकाचौंध पर ध्यान देते हैं, हम ज्यादा शो ऑफ पर ध्यान देते हैं। जो ज्यादा शो ऑफ करता है ना, वो जो है उसका एकदम हर जगह नाम हो जाता है। तो लोग, आपने देखा होगा, शादी के लिए लोन लेते हैं भाई। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो शादी के लिए लोन लेते हैं, उन पर कर्जा हो जाता है 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का, शादी का सिर्फ। क्यों? क्योंकि वो 4 लोग जो आएंगे, जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए तुम जो है इतनी चकाचौंध कर रहे हो, और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। उन लोगों को खुश करने के लिए तुमने 50 लाख रुपए का लोन ले लिया शादी करने के लिए, जो तुम्हारे पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, और भाई तुम्हारे शादी में आएंगे, तुम्हारे सामने अच्छा अच्छा बोलेंगे, और पीठ पीछे फिर से तुम्हारी बुराई करेंगे। तो हमारे भारत देश की जो संस्कृति है, ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और हम समाज की बात करें तो आप देखोगे कि एक ऐसा समाज रहा है हमारे देश में जिसको हमेशा से ही पीछे रखा गया। हम दलितों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में सर? हम बात कर रहे हैं उन अनुसूचित जाति जनजातियों के बारे में जिनको समाज की मुख्य धारा से कभी जुड़ा ही नहीं गया, इनके साथ बहुत बड़ा सलूक किया गया भाई। आप देखोगे गांव में एक गांव होता है, गांव में जो गांव का केंद्र है, वहां पर गांव की ऊंची जाति के लोग रहते हैं। गांव में जो बाहर का हिस्सा जो है, बिल्कुल बाहर, वहां पर फेंक दिया जाता है बेचारे हमारे दलित भाइयों को। तो अब ये जो लोग हैं, इनको क्या नहीं मिल पाए? इनको अवसर मिल ही नहीं पाए, क्योंकि समाज ने इनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। इसकी वजह से भी आपको जो हमारे भारत देश में बहुत बड़ा तबका जो है गरीब का दिखता है, जो दलितों से आता है।
तो ये सारी जो चीजें आपको हमारे यहां पर देखने को मिलती हैं, जो कि गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, इसी बात पर एक काम करो, फटाफट से एक जो है प्रश्न और करो फटाफट से, इसके बाद हम क्लास खत्म करते हैं जल्दी से। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, है ना। ऑप्शन क्या है सर? 4 तुम्हारे पास। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है? ग्रामीण क्षेत्रों की बात की गई है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की है, 30 सेकंड है, 2100, 2400, 1800 या फिर 1500। समझ में आया? अरे बस बस हो गया भाई, हो गया भैया, अरे बस 1 घंटे 5 मिनट हुए हैं, अरे बस करो। ऐसे करते हैं जैसे कि एहसान कर रहे हैं पढ़ के हम पर, हैं? ऐसा लगता है कुछ बच्चे ऐसे बात करते हैं कि सर बस करो अब, तो एहसान कर रहे हो हम पे पढ़ के? ये बताओ एहसान कर रहे हो तो बताओ, फिर हम उस हिसाब से जुगाड़ करें कि अगर एहसान कर रहे हो पढ़ के हम पर, तो उस हिसाब से बताओ थोड़ा सा हमें। मुझे तुम नजर से भुला तो रहे हो, भुला तो न दोगे, क्षमा तो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, होता है, इट्स ओके। चलो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी होगा। गांव वाले लोगों की बात की गई है, गांव के, जो गांव के लोग हैं, है ना। तो गांव की जो व्यक्ति है उसको प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी। अरे बेटा कंफ्यूज हो गए, हाँ, तो लगभग जो है 80%, 85% जो बच्चा है वो कंफ्यूज हुआ है। बेटा 2100 की अगर हम बात करें तो 2100 शहर वालों की थी, क्योंकि शहर में लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते, तो आप देखोगे कि वो जो लोग हैं वो उनको सिर्फ 2100 की जरूरत होती है। गांव की अगर हम बात करें तो उनको 2400 कैलोरी की जरूरत होती है। थोड़ा सा विनर देख लेते हैं हम अपने। हाँ, तो नितिन राजपूत जो है हमारे विनर हैं। सागर, अभिनव, मुस्कान, शिवम, यश मौर्य, कार्तिक, अंश, उत्तम, फरहान। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब एक काम करते हैं भैया, भाई। हाँ, तो अब एक काम ये करते हैं हम कि अब हम बात करेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में पूरा जो चैप्टर है आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। गाना ना गाए करूं, चलो कोई बात नहीं। मुझे तुम नजर। शॉर्ट नोट्स, अरे शॉर्ट नोट्स मैं तुम्हें दे दूंगा, अगली क्लास में दे दूंगा, पक्का दे दूंगा। अरे दे दूंगा भाई, हर क्लास में यार एक बार ध्यान लगा दिया करो, मेरे दिमाग से उतर जाता है भाई। कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो एक काम करते हैं भाई, हाँ, तो हम एंड करते हैं इस क्लास को। आई होप आपको सारी जो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भाई ध्यान रखो अपना, और काम वाम कर लिया करो थोड़ा। वीडियो कॉल, अरे वीडियो कॉल नहीं करता है। वीडियो कॉल की अगर मैं बात करूं तो भाई वीडियो कॉल में ऐसा होता है सीन कि हर किसी के पास वीडियो कॉल जाती नहीं है, और बुराई भलाई हो जाती है भाई। मैं नहीं चाहता तुम आधे बच्चे मुझे बोले कि सर हमें वीडियो कॉल नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। वीडियो कॉल में कुछ दिक्कत है, हर किसी के पास वीडियो कॉल नहीं जाती, तो मैं नहीं चाहता बुराई भलाई हो। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे वीडियो कॉल, मजा आ गया तो। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, एंड करते हैं इस क्लास को। बाय बाय, टेक केयर।